ये सऊदी अरब है। एरिया में वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा देश। एरिया की तुलना में सऊदी अरब की आबादी काफ़ी कम है, 3 करोड़ 35 लाख। भारत की कुल आबादी का महज 2.14%। लेकिन सऊदी अरब का डिफेंस बजट भारत के लगभग बराबर है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024 में भारत ने डिफेंस पर 86.1 बिलियन डॉलर खर्च किए थे, अपनी जीडीपी का 2.3%। डिफेंस पर भारत का प्रति व्यक्ति खर्च $60 के आसपास था। अब सऊदी अरब को देखते हैं। उसने 2024 में 80.3 बिलियन डॉलर की रकम डिफेंस में लगाई थी। ये उसकी जीडीपी का 7.3% था। प्रति व्यक्ति खर्च देखा जाए तो ये $2410 से ज़्यादा था। एरिया में 12वें और आबादी में 48वें नंबर वाला सऊदी अरब डिफेंस बजट के मामले में 7वें नंबर पर आता है। उससे आगे सिर्फ ब्रिटेन, भारत, जर्मनी, रूस, चीन और अमेरिका हैं। और जिस रफ्तार से सऊदी खर्च बढ़ा रहा है उसका नंबर कभी भी चेंज हो सकता है। मई 2025 में सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ 142 बिलियन डॉलर की नई आर्म्स डील की है। इसने सऊदी अरब को हथियारों की रेस में काफ़ी आगे पहुंचा दिया है। ये सौदा आने वाले कई वर्षों में पूरा होगा, लेकिन ये सऊदी अरब के डिफेंस में अमेरिका की भूमिका बताने के लिए काफ़ी है। अमेरिका दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा दुकानदार है। सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2024 के बीच 43% हथियारों की सप्लाई उसी ने की थी। यानी देशों ने जितने हथियार बाहर से खरीदे उसमें से लगभग आधे अमेरिका की फैक्ट्री में बने थे। इसी अवधि में अमेरिका की सप्लाई का 12% हिस्सा सऊदी अरब पहुंचा। वो अमेरिकी हथियारों का सबसे बड़ा ग्राहक था। नई डील के बाद ये मुकाम कई वर्षों तक उसके नाम रहने वाला है। लेकिन सऊदी अरब इतने हथियार खरीदता क्यों है और अमेरिका से ही क्यों? इस इक्वेशन की शुरुआत कच्चे तेल की खोज से हुई थी। सऊदी अरब में 1938 में कच्चे तेल का बड़ा भंडार मिला। उस दौर में तेल लिक्विड गोल्ड जैसा था। ये एनर्जी का सबसे पावरफुल सोर्स था। ट्रांसपोर्ट से लेकर इंडस्ट्रीज और वेपन्स तक जितने भी मॉडर्न इन्वेंशंस थे उसमें तेल ज़रूरी था। इनफैक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की जो हार हुई उसका एक कारण ये भी था कि उसको तेल का पर्याप्त सोर्स नहीं मिला। वहीं सऊदी अरब की ज़मीन से ये खजाना बाहर निकलने को बेताब था, लेकिन वो ना तो अकेले इतना प्रोडक्शन कर सकता था, ना अपनी सुरक्षा ही कर सकता था। उसको एक पावरफुल पार्टनर की ज़रूरत थी और इस तरह अमेरिका नज़र में आया। अमेरिका की नज़र तेल पर थी। वो ग्लोबल सुपर पावर बनना चाहता था, उसको अपनी इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन बढ़ाना था और मिलिट्री एक्सपेंशन के लिए भी तेल ज़रूरी था। फिर 1945 में उसने सऊदी अरब के साथ डील कर ली और बोला तुम मुझे तेल दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा। अमेरिका मिडिल ईस्ट में और भी देशों के साथ इस तरह की डील्स कर रहा था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद सोवियत संघ और अमेरिका में कंपटीशन शुरू हुआ। कौन कितने देशों को अपने नीचे लाता है और अपना प्रभाव कहाँ तक फैला पाता है। इसके चलते कई बार टकराव की स्थिति भी बनी, लेकिन वे कभी डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुए। इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए एक नया टर्म आया, कोल्ड वॉर या शीत युद्ध। कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ मिडिल ईस्ट में भी पैर पसार रहा था, वहाँ मिलिट्री पार्टनरशिप कर रहा था। ये अमेरिकी वर्चस्व के लिए खतरनाक था। इसको बचाने के लिए उसने अपने पार्टनर्स को और हथियार दिए। इस तरह सोवियत इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने की कोशिश की गई, मगर ये बैलेंस जल्दी ही टूटने वाला था। 1960 के दशक में अमेरिका और इजराइल की दोस्ती भी मजबूत हो रही थी और इजराइल अरब देशों का सबसे बड़ा दुश्मन था। उसकी सऊदी अरब से भी दुश्मनी थी, जबकि अमेरिका दोनों नावों पर सवारी करने में जुटा हुआ था। फिर 1967 में दूसरा अरब इजराइल वॉर शुरू हुआ और अमेरिका के सामने मुश्किल पैदा हुई कि वो किसकी मदद करे, किससे दुश्मनी मोल ले और किससे दोस्ती करे। आखिर में उसने इजराइल को भी हथियार दिए। 1967 की लड़ाई 6 दिनों के अंदर ख़त्म हो गई। इसमें इजराइल ने अरब देशों को बुरी तरह हराया। उसने गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक के साथ साथ इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला और सीरिया से गोलन हाइट्स भी हथिया लिए। इस नतीजे ने अमेरिका के लिए एक चीज़ क्लियर कर दी, वो ये कि इजराइल मिडिल ईस्ट का इकलौता मिलिट्री सुपर पावर है
और उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसी वॉर के बाद अमेरिका और इजराइल की पार्टनरशिप मजबूत हुई और उसने मिलिट्री से लेकर डिप्लोमेसी तक हर लेवल पर इजराइल को अनकंडीशनल सपोर्ट देना शुरू किया। ये सिलसिला आज तक चला आ रहा है। बहरहाल 1973 में तीसरा अरब इजराइल वॉर हुआ, जब यौम किपुर की छुट्टी के रोज़ इजिप्ट और सीरिया ने अचानक इजराइल पर हमला कर दिया। इजराइल इस हमले के लिए एकदम तैयार नहीं था, उसको भारी नुकसान हुआ। बाद में उसने अपनी पोजीशन मजबूत की, वो भी तब जब अमेरिका उसकी मदद करने आया। इसके चलते अरब देश अमेरिका से नाराज़ हो गए। उन्होंने उसकी तेल की सप्लाई रोक दी। नतीजतन अमेरिका में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 4 गुना तक बढ़ गई थीं। अंत में उसने इजराइल और इजिप्ट के बीच संघर्ष विराम कराया, तब जाकर संकट खत्म हुआ। इस एपिसोड ने अरब देशों के बीच अमेरिका की इमेज खराब कर दी थी। उसके अरब पार्टनर्स का भरोसा कम हो रहा था। इसको ठीक करने के लिए उसने हथियारों की सप्लाई बढ़ाने का फैसला किया। सऊदी अरब वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा देश, उसने तेल से ज़बरदस्त मुनाफा कमाया था और वो हथियार खरीदने के लिए बेचैन भी था, क्योंकि उसको अपने ऊपर खतरा महसूस हो रहा था। इसीलिए उसने पुराने गिले शिकवे भुला दिए और अमेरिका के साथ दोस्ती बहाल कर ली। सऊदी अरब के पड़ोस में अमेरिका का एक और पार्टनर था, ईरान। वहाँ मोहम्मद रेजा शाह पहलवी की सरकार थी। शाह को अमेरिका ने ही कुर्सी पर बिठाया था। शाह के ईरान की सीमा सोवियत संघ से मिली हुई थी, इसीलिए वहाँ सोवियत संघ के दखल का खतरा हर वक्त मंडराता रहता था। इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने ईरान को भी भरपूर हथियार दिए। इस तरह कोल्ड वॉर में मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 2 फुल टाइम पार्टनर बने, सऊदी अरब और दूसरा ईरान। फिर 1979 का साल आया, जब शिया धर्मगुरु अयातुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी ने शाह का तख्ता पलट कर दिया। उन्होंने ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना की और अमेरिका और इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की कुर्सी का एक पाया ढह चुका था। ईरान सऊदी अरब को भी अपना प्रतिद्वंदी मानने लगा। दोनों मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहते थे। एक और चीज़ थी, सऊदी अरब में सुन्नी मुस्लिमों का राज था, जबकि ईरान शिया था। सऊदी के शासकों को डर था कि ईरान जैसी क्रांति उनके यहाँ भी हो सकती है। उसी दौर में सोवियत संघ ने 1979 में अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। अफ़गानिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर ईरान से लगा है। इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका और सऊदी अरब दोनों ने मुजाहिदीनों को पैसे और हथियार दिए। उधर इराक और सीरिया जैसे देशों में भी सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ रहा था। वे सऊदी अरब के साथ साथ अमेरिकी वर्चस्व के लिए भी खतरा बन सकते थे। ऐसे में अमेरिका और सऊदी अरब के पास एक दूसरे का सहारा बचा था। इस तरह उनका रिश्ता लगातार मजबूत होता गया। एक तरफ से तेल बह रहा था और दूसरी तरफ से हथियार। फिर 1991 का साल आया और सोवियत संघ का विघटन हो गया। अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती खत्म हो चुकी थी। अब वो दुनिया का इकलौता सुपर पावर था। लेकिन मिडिल ईस्ट में सिचुएशन अलग थी। वहाँ एक नया चैलेंज पैदा हो रहा था, सद्दाम हुसैन का इराक। वो ईरान से एक जंग पूरा कर चुका था, जिसमें अमेरिका और सऊदी अरब ने सद्दाम की मदद की थी। लेकिन सद्दाम ने 1990 में कुवैत पर हमला कर दिया। कुवैत सऊदी अरब का पड़ोसी था। एक तरह से वो सऊदी अरब की छत्र छाया में जी रहा था। सद्दाम के हमले से सऊदी अरब को भी धक्का लगा। तब उसने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका इसके लिए तैयार बैठा था, क्योंकि उसके तेल की सप्लाई दांव पर थी। उसने 37 देशों की गठबंधन सेना बनाकर सद्दाम को कुवैत से भगा दिया, लेकिन इराक की गद्दी से बेदखल नहीं किया। सद्दाम बचा रहा और वो ईरान के साथ साथ अमेरिका और सऊदी अरब का भी दुश्मन बन गया। सऊदी अरब का बॉर्डर, जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, वो इराक से लगा हुआ है। इसीलिए सद्दाम का खतरा हमेशा बरकरार था। इससे बचने के लिए सऊदी अरब को और हथियारों की ज़रूरत थी। अमेरिका भी इस डिमांड को पूरा करता रहा और ये सिलसिला चला 2001 तक। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। इसमें लगभग 3000 लोगों की मौत हुई। इस हमले में शामिल 19 में से 15 आतंकवादी सऊदी अरब से थे। हमले का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन भी सऊदी अरब का था, लेकिन अमेरिका ने हमला किया अफ़गानिस्तान में। सऊदी अरब को बस इतनी सज़ा मिली कि उसकी हथियारों की सप्लाई कम कर दी गई, वो भी कुछ महीनों के लिए। और जब 2003 में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का आरोप लगाकर अमेरिका ने इराक पर हमला किया, तब उसने सऊदी अरब को अपना पार्टनर बना लिया।
और हथियारों की सप्लाई फिर से तेज कर दी। इस तरह मिडिल ईस्ट में लड़ाइयों का सिलसिला चलता रहा, अराजकता फैलती रही और अमेरिका अपने काम में लगा रहा। वो हथियारों की बेहिसाब सप्लाई करता रहा। उसके लिए विन विन सिचुएशन थी, उसके हथियार भी बिक रहे थे और मिडिल ईस्ट में उसका दबदबा भी कायम था। इसी केओस के बीच ईरान को भी मौका दिखा। वो इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में अपने प्रॉक्सी गुटों को मजबूत करने लगा। ये सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट थ्रेट थे। 2015 में यमन में हूती विद्रोहियों ने प्रेसिडेंशियल पैलेस पर कब्जा कर लिया। यमन की उत्तरी सीमा सऊदी अरब से लगती है। हूती विद्रोहियों का कब्जा उनके लिए नुकसानदेह था। तब सऊदी अरब ने कुछ और अरब देशों के साथ मिलकर गठबंधन सेना बनाई और हूती विद्रोहियों पर हमला कर दिया। उन्हें अमेरिका और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज का भी सपोर्ट मिला। हूती विद्रोहियों को मदद मिली ईरान से। इस तरह यमन, सऊदी अरब और ईरान के प्रॉक्सी वॉर का अड्डा बन गया। इसमें समय समय पर संघर्ष विराम होता रहता है, मगर लड़ाई पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। मिडिल ईस्ट में आज के हालात काफ़ी हद तक सऊदी अरब के फेवर में हैं। ईरान के प्रॉक्सी गुटों की हालत बेहद ख़राब है। सीरिया में बशर अल असद का पतन हो चुका है। लेबनान में हिजबुल्लाह सरकार से बाहर जा चुका है और ट्रंप के मिडिल ईस्ट ट्रिप से ठीक पहले अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के साथ संघर्ष विराम समझौता कर लिया था। अमेरिका ईरान के साथ भी न्यूक्लियर डील की कोशिश में जुटा है। इराक में राजनीतिक अस्थिरता है। ऐसे में सऊदी अरब काफ़ी सेफ पोजीशन में है। फिर भी उसने अमेरिका के साथ 142 बिलियन डॉलर की नई आर्म्स डील की। ऐसा क्यों? एक पक्ष तो सऊदी अरब का है। सऊदी अरब दुनिया की टॉप 15 इकॉनमी वाले देशों में शामिल होना चाहता है। अभी वो 19वें नंबर पर है। वो कच्चे तेल के अलावा स्पोर्ट्स और टूरिज़्म में भी इन्वेस्ट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो, इसके लिए उसे खुद को मजबूत और सुरक्षित देश के तौर पर इस्टेब्लिश करना होगा। दूसरी बात, मिडिल ईस्ट का जैसा चरित्र रहा है उसमें कभी भी हालात बदल सकते हैं। आज जहां शांति है, कल को वहां सिविल वॉर शुरू हो सकता है। कोई देश किसी के ऊपर अटैक कर या करवा सकता है। और सबसे अहम बात कि सऊदी अरब के दुश्मन कमज़ोर हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं। उनसे बचने के लिए भी हथियारों की ज़रूरत है। दूसरा पक्ष अमेरिका का है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है और सऊदी अरब उसका सबसे बड़ा ग्राहक। सऊदी अरब के पास पैसा है, वे खर्च करना चाहते हैं और अमेरिका के पास उन्हें ऑफ़र करने के लिए वेपन सबसे बड़ी चीज़ है। और अगर अमेरिका हथियार नहीं बेचता है तो सऊदी अरब के पास दूसरे विकल्प भी हैं। 2021 में बाइडेन सरकार ने सऊदी अरब की हथियारों की सप्लाई रोक दी थी। तब सऊदी अरब चीन के पास चला गया था। 2 बरस बाद बाइडेन को ब्लॉकेड हटाना पड़ा था। अमेरिका जब भी किसी देश को कोई हथियार बेचता है तो उसके साथ बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। कहाँ और कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग, कंपोनेंट्स और मेंटेनेंस की बरसों की डील होती है, जिन्हें किसी भी देश के लिए छोड़कर जाना आसान नहीं होता है। ये एक तरह का ट्रैप ही है, लेकिन अमेरिका अपनी प्रभुसत्ता बचाने के लिए, उसको कायम रखने के लिए उसके लिए बेहद ज़रूरी है। एक और पॉइंट, सऊदी अरब से अमेरिका और उसके पार्टनर्स के व्यापारिक हित जुड़े हुए हैं। सऊदी अरब के ईस्ट में पर्शियन गल्फ है और वेस्ट में रेड सी। दोनों सी रूट्स ग्लोबल ट्रेड के लिए बेहद अहम हैं। इसको चलायमान बनाए रखने के लिए सऊदी अरब का सपोर्ट बेहद ज़रूरी है और यहाँ पर अमेरिका की डिफेंस पार्टनरशिप काम में आती है, जो समंदर की पेट्रोलिंग और कार्गो शिप्स को सेफ पास देने में मदद देता है। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे वॉलेटाइल रीजन्स में से है। यहाँ पर रिलीजन की तकरार है, व्यापार का लालच है और रीजनल सुपर पावर बनने की रेस भी है। ये सब आपस में नत्थी हैं। ये रेस सदियों पहले भी चल रही थी और शायद सदियों बाद भी चलती रहेगी। बस किरदार बदलते जाएंगे। इसीलिए हथियारों की होड़ भी कायम रहेगी दुनिया के समाप्त होने तक। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप क्यूरिस्तान देख रहे थे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।